कमरे का वातावरण बाहर के मौसम की तरह ही गर्म था। मेरी बहू अलीशा द्वारा लिया गया एक फैसला मुझे बिल्कुल नागवार गुजरा था। मैं इस बात से ज़्यादा नाराज़ थी कि मेरे बेटे की भी इसमें मूल सहमति थी। ऐसा नहीं था कि मैं पुरानी विचारधारा की कोई कड़क सास थी, परंतु बात ही कुछ ऐसी थी कि आधुनिक विचारधारा तथा स्त्री स्वतंत्रता का हिमायती मेरा मन मान ही नहीं पा रहा था। मम्मी, आप समझ नहीं रही हैं। मैं नहीं समझ रही हूँ, ये सही कह रही हो तुम। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अकेले ही क्यों घूमने जाना है। अनुराग नहीं जाना चाहता तो अगले महीने नेहा और अपनी बाकी दोस्तों के साथ चली जाना। मम्मी, नेहा या कोई और ट्रैकिंग पर जाना पसंद नहीं करती तो तुम्हें क्यों जाना है। वैसे भी शादी के बाद ये सब ठीक नहीं है। अनजान लोगों के साथ रात रात भर अकेले रहने में भला कौन सी समझदारी है। वीना एकदम ठीक कह रही है, अशोक मेरे पति बोल पड़े थे। पापा जी, मेरी जान पहचान का ग्रुप है। ग्रुप के सदस्यों के साथ पहले भी गई हूँ मैं। बात जान पहचान की नहीं है अलीशा। मैंने क्या कभी तुम्हें किसी भी काम के लिए मना किया है, परंतु बच्चे शादी के बाद कुछ चीज़ें सही नहीं लगती। अनुराग साथ होता तो बात अलग होती। मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी। बाकी तुम खुद समझदार हो, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो, वयस्क हो। मम्मी, शादी का क्या अर्थ होता है। काफी देर से शांत होकर हमारी बात सुनकर मेरा बेटा अनुराग अचानक बोला, अर्थ? हाँ मम्मी, क्या यह अर्थ स्त्री और पुरुष के लिए अलग होता है। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। आज तक तो मुझे मेरी किसी पसंद को भूलने के लिए नहीं कहा आप लोगों ने। फिर अलीशा के साथ यह अलग व्यवहार क्यों। शादी का मतलब अपनी पसंद नापसंद को पति के अनुरूप बदलना तो नहीं होता। फिर वह मेरे घुटनों के पास आकर बैठ गया और बोला, इस रिश्ते से विलग स्त्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता स्वयं से भी है। शादी का मतलब उस रिश्ते को तो भुला देना कदापि नहीं है। पता नहीं हमारा समाज स्त्रियों से ही सदा त्याग की उम्मीद रखना कब छोड़ेगा। वे भी पुरुषों की तरह इंसान हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं। अपने पति से इतर उनका एक अलग व्यक्तित्व भी है। बेटा, मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन वह बोल पड़ा, मम्मी, आपको तो पता है मुझे ऊंचाई से बहुत घबराहट होती है। लेकिन अलीशा तो कई सालों से ट्रैकिंग पर जाती है। उसका पहला प्यार ही ट्रैकिंग है। हिमालय की चोटी पर चढ़ना तो उसका सपना रहा है और आज उसका यह सपना पूरा होने जा रहा है। तो उसे यह कहकर रोक दूं कि तुम अब किसी घर की बहू हो, इसलिए तुम अपना सपना भूल जाओ। स्त्री को त्याग की देवी, परिवार की धुरी और ममता की छांव बताकर पुरुष और यह समाज अपने स्वार्थ की पूर्ति कब तक करता रहेगा। मेरे अनुसार अलीशा सही है और उसे जाना ही चाहिए। मम्मा, इस बार आप गलत हैं। बात उस दिन यहीं समाप्त हो गई थी। अलीशा के जाने में अभी 15 दिन का समय बाकी था। रात को खाने के बाद मैं लेटने जा ही रही थी कि अशोक ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, देख लिया अपने बेटे को। तुम्हारा बेटा जोरू का गुलाम हो गया है। तुम्हारा बुढ़ापा तो बहुत ही कष्टमय गुजरने वाला है। नाक कटा दी खानदान की। मैंने तो कभी भी अपनी माँ की बात नहीं काटी, और इसे देखो। वीना, सोचा था मेरा बेटा मेरे जैसे बनेगा, लेकिन यह तो शुरू से ही अनुराग बड़ा होकर क्या बनेगा, यह फैसला मैंने पूरी तरह अनुराग की खुद की पसंद पर छोड़ रखा था। परंतु वह कैसा पुरुष बनेगा, इसकी एक छवि मैंने अपने मन में बना रखी थी, और वह छवि कहीं भी अशोक से मेल नहीं खाती थी। अशोक के बड़बड़ाने की आवाज़ अभी भी नेपथ्य में आ रही थी, लेकिन मैं 28 साल पहले की अपनी दुनिया में पहुंच चुकी थी। संगीत मेरे शरीर में लहू की तरह बहता था। पिताजी संगीत के गुरु थे और माँ गृहिणी। हम तीन बहनों के नाम भी संगीतात्मक थे। बड़ी दीदी संगीता, दूसरी दीदी रागिनी और तीसरी मैं वीणा। परंतु संगीत से मन भले ही संतुष्ट होता हो, पेट नहीं भरता। और जब गरीब के घर में शादी करने के लायक तीन बेटियां हो तो उनका गुण भी अवगुण बन जाता है। बड़ी मुश्किल से पिताजी हम बहनों को शिक्षा दिला पाए थे। कन्यादान करने के लिए उन्हें ना जाने कहाँ कहाँ से उधार लेना पड़ा था। पूरे विश्व में शायद भारत ही एक ऐसा देश होगा जहाँ दान देने के लिए भी दाता को ग्रहिता को शुल्क अदा करना पड़ता है। स्त्री वह वस्तु नहीं कर दिया जिसे तुमने दान देकर, दान में उसे तुमने छीन लिया उसका स्वाभिमान।
शादी के 7 फेरों के साथ 7 वचन लेकर मैंने अशोक के घर में प्रवेश किया। 7 वचन तो हम दोनों ने लिए थे, परंतु निभाने की एकमात्र उम्मीद मुझसे ही की गई थी। मेरे ससुराल वालों को मेरा गाना बिल्कुल पसंद नहीं था, विशेषकर मेरी सास को। उनका मानना था कि यह काम अच्छे घर की बहू को शोभा नहीं देता। उनके आदेश की अवहेलना जब कभी भी उनके पति नहीं कर पाए, तो फिर मेरे पति क्या कर पाते। वैसे मैंने एक कमज़ोर ही सही, परंतु कोशिश की थी। अशोक से कहा था कि अपनी मम्मी से बात करने को। वीना, मैं एक आदर्शवादी बेटा हूँ, मुझे तुम जोरू का गुलाम नहीं बना पाओगी। मम्मी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मैंने कहा था, हाँ, आज के बाद इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी। किसी भी बात में तुम मुझे हमेशा माँ के साथ ही खड़ा पाओगी। प्यार मैं तुमसे करता हूँ, पर परिवार में मैं तुम्हारी वजह से बदनाम नहीं होना चाहता। शादी के समय कन्या वामांग में आने के लिए 7 वचन मांगती है। प्रथम वचन मेरे कानों में उस समय गूंज गया था। हर निर्णय आप मुझे साथ लेकर करोगे, तभी मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करूंगी। मेरी सास को शब्दों के व्यंग बाण से मुझे मारना बहुत पसंद था। मेरी बड़ी ननद शिमला भी मेरी सास का इसमें पूर्ण सहयोग करती थी। उनकी शादी लखनऊ में ही हुई थी। एक ही शहर में मायका और ससुराल होने की वजह से लगातार उनका मायके में चक्कर लगता रहता था। हालांकि मेरा भी मायका लखनऊ में ही था, लेकिन मेरी सास को मेरा मायके आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं था। वे कहा करती थी कि बहू को अपने मायके ज़्यादा नहीं जाने देना चाहिए, मायके वाले बिगाड़ देते हैं। वैसे भी शादी हो गई है, सास ससुर की सेवा करो, माँ बाप को भूलो। लेकिन ननद के समय वे ये सब बातें भूल जाया करती थीं। तब उनका वाक्य होता था, घर में रौनक तो बेटियों से ही होती है। अपनी सास की मत सुना कर ज़्यादा, जब दिल करे आ जाया कर। मेरी ननद शिमला भी अपनी माँ की आज्ञा का पूरा पालन करती थी। साल में 5-6 महीने यहीं गुजरते थे उनके। मेरा मायका जाना मेरी सास को पसंद नहीं था, लेकिन हर तीज त्योहार पर मेरे मायके से आने वाले तोहफों से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। अरे सुधीर जी, आप इतना सब क्यों ले आते हैं? मेरे सहृदय ससुर जी कहा करते थे। सासू जी कहाँ चुप रहने वाली। अरे क्यों नहीं लाएंगे, बोल पड़ती। बेटी के घर क्या खाली हाथ आएंगे? अब हम क्या शिमला के ससुराल इतना कुछ भेजते नहीं हैं? इनकी उतनी औकात तो नहीं है, पर जो लाए हैं, यह सुनकर मैं कट के रह जाती। जी करता कि पिताजी के जुड़े हाथों को पकड़कर उन्हें इस घर से चले जाने को कह दूं। नहीं देखा जाता मुझसे उनका यह अपमान। मेरे दुख को मेरी छोटी ननद माया और देवर अजीत समझते थे, परंतु जब आप खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो किसी और से क्या आशा कर सकते हैं। अशोक ने तो बहुत पहले ही अपना निर्णय मुझे सुना दिया था। जब भी पिताजी मेरे ससुराल से अपमानित होकर जाते, मेरे अंदर कुछ टूट जाता और कानों में शादी के दूसरे वचन की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करते हो, उसी प्रकार मेरे माता पिता का आदर करो। जब अशोक का तबादला दिल्ली हुआ, तब पहली बार मेरे ससुर अपनी पत्नी के खिलाफ बोले थे। रमा, जाने दो वीना को, अशोक के साथ अपनी गृहस्थी संभालेगी और तुम्हें अशोक के खाने पीने की चिंता भी नहीं रहेगी। अरे वाह मम्मी, पापा को तो भाभी की बड़ी चिंता है, शिमला ने ताना मारा था। जिसे जहाँ जाना है जाए, मुझे तो सारी उम्र रोटियां ही बेलनी है। सासू माँ बड़बड़ाती रहीं। मेरे आज्ञाकारी पति कैसे पीछे रह जाते। नहीं माँ, वीना यहीं रहेगी आपके पास। मैंने वहाँ एक कुक का इंतजाम कर लिया है। वैसे भी संतोष के साथ रहूँगा तो पैसे कम खर्च होंगे। मेरा राजा बेटा यह जानता है कि इस पर अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं निठल्ला बैठा हूँ। घर जैसे इसकी कमाई से ही चलता है। ससुर जी ने एक कोशिश और की। चुप होंगे अब? हर शनिवार को तो घर आ ही जाएगा। सासू जी ने यह कहकर पति की बोलती बंद कर दी। अशोक दिल्ली चले गए थे। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी मैं अपनी सास पर मोहताज थी। कई बार अशोक से कहा भी कि मुझे कुछ पैसे भेज दिया करो।
तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसों की? जब कभी ज़रूरत हो तो मम्मी से मांग लिया करो। मम्मी ने कभी मना किया है क्या? उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, परंतु उस चीज़ की उपयोगिता बताने के क्रम में जो कुछ भी मुझे सहना पड़ता था, वह मैं अशोक को नहीं समझा सकती थी। मैं कपड़ों की जगह सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना चाहती थी। हिम्मत बटोरकर यह बात जब मैंने अपनी सासू माँ को बताई, उनकी प्रतिक्रिया आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। अरे सुनते हो? माया, जीत, घर के सभी लोग, नौकर तक आंगन में आ गए थे। माँ जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, प्लीज चुप हो जाइए। तू होती कौन है मुझे चुप कराने वाली? अरे बताओगी भी, हुआ क्या है? ससुर जी की आवाज थी। आपकी बहू को अपने शरीर की गंदगी फेंकने के लिए भी पैसे चाहिए। माँ जी प्लीज चुप हो जाइए। रो पड़ी थी मैं। तेरे बाप ने भी देखा है कभी पैड? बेटी को पैड चाहिए। सारा माजरा समझते ही मेरे ससुर और देवर अजीत सिर झुकाकर अंदर चले गए थे, और मेरे बगल में खड़ी मेरी छोटी ननद माया मेरे आंसू पोंछती रह गई थी। कई घंटे तक वे लगातार मुझे अपमानित करती रही थी। इस घटना के बाद मैंने अपनी सारी अभिलाषाओं तथा ज़रूरतों को एक संदूक में बंद करके दफन कर दिया था। मेरे बेटे के जन्म ने मुझे माँ बनने का गौरव तो प्रदान किया, परंतु जब उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी मुझे हाथ फैलाना पड़ता, तब मेरा दिल चित्कार कर उठता था। शादी का तीसरा वचन भी मेरे कानों के पास आकर दबी आवाज में चीखा करता था। आप अपनी युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करोगे। मेरी एक पुरानी सहेली सौम्या मुझे एक दिन मार्केट में घूमते हुए मिल गई। औपचारिकतावश मैंने उसे घर आने को कह दिया था, परंतु मैं उस समय अवाक रह गई जब संडे को वह अपने पति व बच्चों के साथ अचानक आ गई। मेरा आधुनिक कपड़े पहनना ना तो अशोक को पसंद था और ना ही उनकी माँ को। बिना बाहों का ब्लाउज पहनना भी उनके परिवार में मना था। सौम्या को तो जीन्स और स्लीवलेस टॉप में देखकर मैं समझ गई कि आज अशोक और सासू माँ दोनों की ही बातें सुननी पड़ेगी। परंतु उस दिन मैंने अशोक का अलग ही रूप देखा था। जितने वक्त सौम्या रही, अशोक मेरे कमरे में ही मौजूद रहे। दिन के समय अशोक हमारे कमरे में बहुत कम आते थे, इसलिए मेरे लिए सुखद आश्चर्य था। सौम्या की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और तो और अगले दिन बाहर घूमने का प्लान भी बना लिया था उन्होंने। रात में मैंने अशोक से पूछा भी था, बिना मम्मी से पूछे कल घूमने का प्लान कैसे बना लिया तुमने? उसकी टेंशन तुम छोड़ो। क्या औरत है सौम्या जी, कितना मेंटेन किया है। उनकी फिगर को देखकर कौन कहेगा कि दो बच्चों की माँ है। अमित जी भी तो कितने अच्छे हैं। क्या अच्छा लगा तुम्हें अमित जी में? नहीं, बस सौम्या से पूछकर निर्णय। जोरू का गुलाम है। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के सामने किसी और मर्द की तारीफ करते हुए? सो जाओ चुपचाप। अगले दिन पिकनिक में बातों बातों के दौरान सौम्या ने अशोक को मेरे बारे में बताया कि मैं अपने कॉलेज की सबसे जीनियस छात्राओं में आती थी। इतना सुनना था कि अशोक जोर जोर से हंसने लगे। सौम्या जी, क्या आपके कॉलेज में सभी बेवकूफ़ थे? वीना और मेधावी कहाँ से आपको नज़र आता है? रसोई में खाने में नमक तो सही से डाल नहीं पाती, न चलने का ढंग है, न कपड़े पहनने की तमीज़। शरीर पर चर्बी देखिए कितनी चढ़ा रखी है। इतना कहकर वे अपनी बात पर खुद ही हंस पड़े थे। मेरा चेहरा शर्म और अपमान से सफ़ेद पड़ गया था। चलिए बातें बहुत हो गई, अब बैडमिंटन खेलते हैं, अमित जी ने बात बदलते हुए कहा। खेल के दौरान अशोक ने फिर एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी। स्त्री के चरित्र का आकलन आज भी उसके पहने गए कपड़ों से किया जाता है। अशोक ने भी सौम्या को लेकर गलत सोच बना ली थी। खेल के दौरान अशोक ने कई बार सौम्या को छूने की कोशिश की थी। यह बात मुझसे भी छिपी नहीं रह पाई थी। इसलिए जब सौम्या अशोक को किनारे पर ले जाकर दबे परंतु कड़े शब्दों में कुछ समझा रही थी, मैं समझ गई थी कि वह क्या कह रही है। घर लौटते ही अशोक की मम्मी सौम्या की चर्चा लेकर बैठ गई। अशोक जैसे इंतजार ही कर रहे थे। अरे मम्मी, बड़ी तेज औरत है, उससे तो दूर रहना ही ठीक होगा। मैं ना कहती थी? अरे ओ वीना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें चरित्रवान पति मिला है। दिल कर रहा था कि चरित्रवान बेटे की झाड़ खाने की बात मम्मी को बता दूं,
परंतु कह नहीं पाई। शादी के वचन फिर कानों के पास आकर चुगली करने लगे। मैं अपनी सहेलियों के साथ या अन्य स्त्रियों के साथ बैठी हूँ। आप मेरा अपमान ना करें। आप दूसरी स्त्रियों को माँ समान समझें और मुझ पर क्रोध ना करें। अनुराग को मैंने सदा प्रश्न करना सिखाया था। अशोक अक्सर उसके सवालों से चिढ़ जाया करते थे, परंतु मैं हमेशा उसे सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करती थी। मेरे और अनुराग के प्रश्नोत्तर के खेल में ही मुझे मेरे जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया था। मम्मी, मेरा नाम अनुराग क्यों है? बेटा, अनुराग का मतलब होता है स्नेह, प्रेम। तुम हमेशा अपने जीवन में स्नेह और प्रेम फैलाते रहो। तुम तो मेरे जीवन रूपी गीत के सुर हो। माँ, आप गाती क्यों नहीं हो? वो बेटा, कभी कभी जीवन में कुछ फैसले मानने पड़ते थे। मम्मी, आप कोई भी बात ऐसे ही मान लेती हो। ऐसा होता आया है, इसलिए हम बात क्यों माने? हमें पहले यह जानना चाहिए कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है। पापा और दादी मुझे हॉस्टल भेजना चाहते हैं, पर मैं नहीं चाहता। उन्हें मेरा नाम भी पसंद नहीं है। वह भी बदल देंगे शायद। मम्मी, आप दादी से बात करोगी? अशोक ने मुझे इस विषय में कुछ नहीं बताया था। शादी के वचन आज कानों में तेज चिल्ला रहे थे। आप अपने हर निर्णय में मुझे शामिल अवश्य करें। परंतु मैं फिर भी जाग नहीं पाई। बेटा, दादी जो कहती है, मैं जानता था आपसे नहीं होगा। मैं दादी से बात खुद कर लूँगा। फिर मुंह फेर कर अनुराग तो सो गया था, परंतु 14 साल से सोई अपनी माँ को जगा दिया था उसने। मेरा 12 साल का बेटा इतना बड़ा कब हो गया, मैं जान ही ना पाई। शादी के जो वचन मेरे कानों में आकर फुसफुसाते थे, आज वे पूरी तरह से आकर सामने खड़े हो गए थे। कितने पुरुष निभाते हैं ये सारे वचन? शायद एक भी नहीं। उनसे तो निभाने की उम्मीद तक नहीं की जाती। मेरे अब तक के जीवन में समझौता केवल मैंने किया है, वचन केवल मैंने निभाए हैं। अशोक को तो शायद याद भी नहीं है कि उन्होंने कोई वचन भी दिया था। वह इसलिए क्योंकि पुरुष बड़ी चतुराई से इन वचनों को भूल जाता है, परंतु स्त्री को ये वचन भूलने ही नहीं दिए जाते। अपने सास ससुर की सेवा ना करने पर क्या किसी दामाद को कभी कटघरे में खड़ा करता है यह समाज? उसकी लाख बुराइयों को भी छिपा लिया जाता है, परंतु एक बहू जब ऐसा करती है तो बिना कारण जाने उसे अनगिनत गलत संबोधनों से नवाजा जाता है। ताने उलाहने सुनकर भी जो चुप रहे, उसी स्त्री को अच्छी बहू का मेडल मिलता है। कभी कभी तो वह भी नहीं मिलता। उस दिन समझ पाई थी मैं। शादी के इन वचनों को बनाया ही इसलिए गया था ताकि स्त्रियों को पुरुषों के ऊपर निर्भर रखा जा सके। यह पूरी प्रथा ही पितृसत्तात्मक सोच के अहम को संतुष्ट करने के लिए बनाई गई थी। स्त्री को अपने सुखों के लिए किसी पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है? पंडितों ने अपनी तथा पुरुष संप्रभुता को बनाए रखने के लिए ये सारे नियम कानून बनाए थे। मैं अपने बेटे को पुरुष होने का दंभ भरते हुए नहीं देख सकती थी। मैं उसे इस सोच के साथ बड़ा होता नहीं देख सकती थी कि हर स्त्री को अपनी रक्षा अथवा अपने फैसले लेने के लिए पुरुष की आवश्यकता होती है। अपने लिए तो फैसला अब मैं खुद लूंगी। अगले दिन सुबह ही मैंने अशोक को बता दिया था कि मैंने दिल्ली में रहने का फैसला लिया है। घर में तूफान आ गया था। सब कुछ बहुत कठिन था, परंतु मेरे ससुर, देवर और छोटी ननद इस बार चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े थे। अगर वे साथ न भी होते तो भी मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। मेरी सासू माँ ने मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं किया था, परंतु पिछले 15 सालों से भी तो वे मुझे अकारण ही सजा दे रही थी। माया की शादी के अगले दिन ही हम दिल्ली आ गए थे। अशोक का असहयोग आंदोलन यहाँ आकर भी जारी था। माँ बेटे की जुगलबंदी मुझे परेशान करने के लिए तरीके निकालती रहती थी। मैंने कुछ दिनों बाद ही एक स्कूल में म्यूजिक की शिक्षा देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे अशोक भी समझने लगे कि अब मेरा पीछे लौटना नामुमकिन था। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा। अनुराग फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने अमेरिका गया। तभी मैंने अपने म्यूजिकल स्कूल की नींव डाली थी। अनुराग ने जब अलीशा से विवाह का फैसला लिया, तब भी सारे परिवार के विरुद्ध खड़े होकर मैंने अपने बेटे के सही कदम का साथ दिया था। अलीशा एक क्रिश्चियन परिवार की लड़की थी, परंतु मेरे लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती थी। धर्म जाति पर पता नहीं क्यों लोग इतना घमंड करते हैं। आप कहाँ पैदा होंगे
इस पर आपका क्या अधिकार? इसलिए कोई उच्च और कोई नीच कैसे हो सकता है? अनुराग ने कोर्ट मैरिज करने का निर्णय लिया था। इन झूठे कर्म कांडों और व्यर्थ के आडंबरों से मेरा भरोसा भी उठ चुका था। अशोक को भी अनुराग ने अपनी दलीलों से चुप करा दिया था। शादी के बाद हमने एक छोटी सी पार्टी दे दी थी। जब सारी उम्र मैंने अनुराग को सही का साथ देना सिखाया, फिर आज जब वह अलीशा का साथ दे रहा है, तो मुझे बुरा क्यों लगा? हर सवाल का यही प्रतिवचन दिया था उसने। मैं भी जानती थी कि अलीशा और अनुराग सही हैं। क्या अपने बेटे को मुझे अलीशा के साथ बांटना असहनीय लग रहा है? क्या मुझे उसका अलीशा को सही और मुझे गलत कहना तकलीफ दे रहा है? नहीं, शायद अपनी कल्पना को यथार्थ रूप में देखकर मैं अभिभूत हो गई हूँ। अनुराग मेरी कल्पना का ही तो मूर्त रूप है। मम्मी, अंदर आ सकता हूँ? अनुराग की आवाज़ मुझे वर्तमान में खींच लाई थी। हाँ बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। आप मुझसे नाराज़ हैं ना मम्मी? क्यों? क्या तुमने कुछ गलत किया है? नहीं, पर वो आज जो सच है वह अप्रिय हो सकता है, परंतु वो गलत नहीं हो सकता। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके गलत को भी सही कहने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। मैं जैसे पुरुष की कल्पना किया करती थी, तुमने उसे साकार करके मेरे सामने खड़ा कर दिया है। मेरा बेटा एक ऐसा पुरुष है जो अपने पुरुष होने को मेडल की तरह नहीं पहनता। जिस प्रकार वह सिर झुकाकर अपनी माँ का आदर करता है, उसी प्रकार अपनी माँ द्वारा लिए गए गलत निर्णय का विरोध भी करता है। यह सब क्या कह रही हो तुम? वीना, क्या तुम्हें अनुराग की बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी? अशोक, इसमें बुरा लगने जैसा क्या है? मेरा बेटा किसी भी सवाल का प्रतिवचन देने से ना स्वयं डरता है और ना अपनी साथी अपनी पत्नी को रोकता है। हाँ, सही कह रही हो। इतना कहकर अशोक चुप हो गए थे। तो इसका मतलब है मम्मी, मैं ट्रैकिंग पर जा रही हूँ। अलीशा भी मेरे कमरे में आ गई थी। ट्रैकिंग पर बाद में जाना, अभी तुम दोनों सोने जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। मम्मी पापा, चलिए पहले आइसक्रीम पार्टी करते हैं, अनुराग ने हंसते हुए कहा। चलो सब चलते हैं। मैं फ्रिज से आइसक्रीम निकालती हूँ। अनुराग, तुम कोई अच्छी सी पिक्चर लगा लो। यह कहकर अलीशा चली गई। हम सब भी उसके पीछे कमरे से निकल ही रहे थे कि अचानक अशोक मेरी तरफ मुड़कर बोले, वैसे तुम लिख क्या रही हो वीना? कुछ नहीं, एक समाज की कल्पना कर रही थी जी। कैसे समाज की मम्मी? मैं तो बस एक ऐसे समाज की कल्पना करती हूँ जहाँ बेटे के जन्म पर अभिमान ना हो, बेटी का कहीं दान ना हो, मानवता के धर्म का हो नमन, सत्य कथन पर ना लगे ग्रहण, रिश्ते निभे बिना लिए वचन, हर प्रश्न को मिले प्रतिवचन। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।